हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से डेली का मेरा प्रयास रहेगा एक वीडियो आप सबों के लिए जो कि बेहतरीन टॉप 25 प्रश्न का जो है डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आज पार्ट 1 है, यानी फर्स्ट डे है। इसको शुरुआत करते हैं और जो भी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर में यहाँ पे टेलीग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी साथी यूट्यूब चैनल पे अगर जाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को भी आप यहाँ पे क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जा सकते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधन मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद आपका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं आप सबको कि अगर आप सभी चाहते हैं कि कंटिन्यू वीडियो को जो देखना, तो आप सभी कमेंट में जो है आंसर करते रहेंगे। वीडियो ऑफलाइन अभी फिलहाल देखने को मिलेगी आपको, तो कमेंट करके आप बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। और आप सबों के बीच ये रहा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 का 1। अनुच्छेद 23 का 1 जो है यह वर्णन करता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधन मजदूरी पर रोक से संबंधित। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा जा रहा है? हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? तो हरित क्रांति का प्रभाव जो है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? तो सही आंसर इसका होने वाला है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, नेक्स्ट प्रश्न। इससे पहले देखते हैं, हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता दोनों में तीव्र वृद्धि हुई थी और भारत अनाज उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भर हो सका। आप सभी चाहते हैं कि इस प्रश्न का विशेष व्याख्या के साथ बताया जाए, तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। बात करते हैं हरित क्रांति शब्द किसका देन है? तो डॉक्टर विलियम गॉड का देन है हरित क्रांति शब्द। हरित क्रांति भारत में कब आया था? तो 1966-67 के दशक में जो है, यानी 66-67 के ईस्वी के दौरान जो है हरित क्रांति भारत में आया था। अब हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आपको बताना है विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं और इसमें से एक प्रश्न ये भी है कि हरित क्रांति किस देश की देन है? आप सबों को कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो व्यक्ति गणना अनुपात विधि किससे संबंधित है? तो सही आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन डी, निर्धनता रेखा से नीचे के अनुपात से। तो आपको दिख रहा होगा आंसर भी निर्धनता रेखा से नीचे के अनुपात से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पादप की किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पादप यानी पौधे के किस भाग द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है? तो वह भाग है ऑप्शन बी, रंध्र। रंध्र की बात करते हैं तो कैसे लिया जाता है ये भी देखते हैं। तो पत्ती की सतह में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्तियां वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? तो श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्तियां वाली ध्वनि तरंगे जो है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 से पहले इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स जो होता है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंग को क्या कहते हैं? अवश्रव्य। और इस तरंग को जो है, इस ध्वनिक तरंग को जो है मनुष्य के कान से सुन नहीं सकते, यानी मनुष्य जो है इसे सुन नहीं सकता है। और इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे की बात करते हैं तो इससे पहले चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यानी यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किसके रूप में ऊर्जा जमा होते हैं ये बताना है। तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजेन के रूप में जो है ऊर्जा जमा रहती है यकृत एवं मांसपेशियों में।
आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संसद का वह वित्तीय समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं वह समिति क्या कहलाता है? यानी कौन से समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो आप सबको पता है प्राक्कलन समिति, जिसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्य लोकसभा से ही होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसका होता है? तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व जो होता है वह किस संस्था को, किस संगठन को होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, वित्त मंत्रालय का होता है दायित्व। किसका? वित्त मंत्रालय। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे है? आर्थिक आरक्षण से। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। ऊपरी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, वह क्या होगा यह बताना है आप सबको। तो सही आंसर इसका होगा ए, ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था, जो कि 73वां संविधान संशोधन कहा जा रहा है। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिले। इसका उद्देश्य था देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है पूछा जा रहा है महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 BC में हुआ था। और पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कौन से वे 2 ग्रह हैं सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में करते हैं? तो सौर मंडल के तुलना में जो है यानी अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में करते हैं, वह 2 ग्रह कौन कौन सा है यह बताना है आप सबको। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र और यूरेनस, यानी अरुण की बात करते हैं। अरुण और शुक्र जो है सभी ग्रहों की तुलना में अपने परिक्रमण जो है विपरीत दिशा में करते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य में स्थित है? तो काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य जो है यह किस राज्य में पड़ता है या केंद्र शासित प्रदेश में? तो सही आंसर लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है, वाकर निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है? तो वाकर निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है? तो सही आंसर होगा गोल्फ। किसका? गोल्फ से संबंधित होगा वाकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वह कौन से व्यक्ति हैं जो गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वह व्यक्ति हैं महान्यायवादी, ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है किस पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आते क्वेश्चन नंबर 19, अकाल तख्त के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद, जो सिख धर्म के 6ठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद, जिनके द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, ऑप्शन ए सही जवाब। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय महिला आयोग
एनसीडब्ल्यू का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1992, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इसका गठन जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 22। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक निम्न में से कौन है? 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक निम्न में से कौन है, यह बताना है आप सबको। तो इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता, ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 23। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो बिहार एक अलग राज्य 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और कब बना था? 1936 में बना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पुस्तक वार एंड वुमेन यानी युद्ध और महिला के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एम ए हसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एम ए हसन पुस्तक वार एंड वुमेन के लेखक हो जाएंगे, डॉक्टर एम ए हसन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। श्रीशैलम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो श्रीशैलम परियोजना की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आते ही नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे अधिक मीथेन गैस यानी CH4 को देखने को मिलता है? यानी CH4 देखने को मिलता है तो कौन से ग्रह पर मिलता है? तो सही आंसर इसका होगा वरुण, ऑप्शन सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये सेशन बहुत ही जबरदस्त लग रहा होगा। अगर जबरदस्त लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके जो है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक डाला गया है, तो आप PDF से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी सूरीनाम की राजधानी है? तो सूरीनाम की राजधानी की बात करते हैं तो पैरामारिबो यानी ऑप्शन ए जो है सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो। चलिए आते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का सेशन टोटल 28 प्रश्न था जो कि बहुत ही बेहतर रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यू यदि वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा सर इसको कंटिन्यू किया जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा पर डे 25 प्रश्न को जो है आप सबों के लिए लाया जाएगा, पर डे 25 प्रश्न। तो आज का सेशन इतना ही पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, आप सभी को धन्यवाद।